हेलो एवरीवन। देखो, वैसे तो मुझे किसी को डिफेम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था एंड दे वर आस्किंग माय फ़ी कि आपकी फ़ीस कितनी है। मैंने बता दिया भाई 1000 रुपीज़ पर मंथ है। उन्होंने बोला कि सर ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा इससे कम में अगर कोई है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो उन्होंने बोला कि कोई पर्सोना इंस्टीट्यूट करके एंड दे आर चार्जिंग 3 महीने का 2400 रुपये, राइट, सॉरी 4 महीने का। तो दैट इज़ अराउंड 600 रुपीज़ पर मंथ। मैंने कहा यार तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। मैंने कहा चलो इंक्वायरी करते हैं इस रिगार्डिंग थोड़ा सा। एंड देन आई टॉक टू देयर टीम। उनसे मैंने बात की क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो देन आई गॉट टू नो कि वो सिर्फ एक ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है, जिसमें सर एक्चुअल में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जूम पर बच्चे होंगे। एंड देन आई आस्क कि कितने बच्चे होंगे क्लास में। तो उन्होंने बोला 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, राइट। दैट मीन्स अगर 150 बच्चे क्लास में हैं, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ही विल बी टेकिंग क्वेश्चंस और ही विल बी टॉकिंग टू इंडिविजुअल, राइट, कि किसी इंडिविजुअल से बात करेंगे या फिर हर किसी के क्वेश्चंस लेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल 1 घंटे की क्लास में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ही विल बी जस्ट टेकिंग हिज ऑफलाइन क्लास, और जो ऑनलाइन बच्चे बैठे होंगे वो सिर्फ उनको देखेंगे वहाँ पर बैठ के। तो इट इज़ लाइक कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, और यूट्यूब पर वीडियो देखने के अगर आप मंथली 600 रुपये दे रहे हो तो दैट इज़ तो मुझे तो ये कोई फ़ायदे की डील नहीं लग रही है, राइट। तो ऐसा अभी है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फ़ी, मेरा स्टार्टिंग में मुझे पढ़ाते हुए 3.5 साल हो चुके हैं, सिंस आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन फुल टाइम। एंड स्टार्टिंग में ही मैंने अपनी फ़ीस जो रखी थी, एंड आई एम स्टिल हैविंग दैट फीस ओनली। दैट टू लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड इन माई पर्सनल लाइफ। बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू मैनेज आई विल बी डूइंग इट। लेकिन अगर इन द फ्यूचर मुझे लगा कि भाई आई एम नॉट एबल टू मैनेज विद दिस फीस, देन ओनली ग्रेजुअली आई एम गोइंग टू इंक्रीज दैट अमाउंट। बट एज ऑफ नाउ आई एम स्टिक टू दिस वन ओनली, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी, कुछ भी रिगार्डिंग बात करनी हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। आई हैव गिवन द नंबर अबव दिस वीडियो, यू कैन जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर एंड देन वी कैन टॉक फर्दर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द सेंटेंसेस। चले गाइस, तो पहला सेंटेंस है, मेरे पिता एक जाने माने अभिनेता हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हो गया। वोकैबुलरी पार्ट है यहाँ पर प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन के साथ अगर आप लगाते हो प्रोमिनेंट, तो वो जाने माने, प्रसिद्ध, जिसको बहुत माना जाता है, वो वाले सेंस में जाते हैं, राइट। जैसे ताजमहल क्या एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग है, करेक्ट। वो अपने गांव का एक जाना माना टीचर था, सो ही वॉज अ प्रोमिनेंट टीचर ऑफ हिज विलेज। तो इसी सेंस में मेरे पिता एक जाने माने अभिनेता हैं। सो माय फादर इज अ प्रोमिनेंट एक्टर। अगर मैं कहूँ कि भाई ये स्कूल ना इस एरिया का जाना माना स्कूल है, ठीक है, सो दिस इज अ प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ दिस एरिया, करेक्ट। तो प्रोमिनेंट एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, किसी भी नाउन के साथ लगेगा तो वो उसको फेमस, जाना माना, उस वाले सेंस में दिखाता है। नेक्स्ट, और वो एक कट्टर हिंदू भी है, राइट। सो ही इज ऑल्सो ए फेनेटिक हिंदू। ऑल्सो का यूज ना बड़ा सोच समझ के किया करो। कई लोगों को मैं देखता हूँ ही ऑल्सो इज, ही इज ऑल्सो, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आता कि ऑल्सो कहाँ लगाना है। कई बार सेंटेंस के लास्ट में भी लगा देते हैं, शुरू में भी लगा देते हैं कि ऑल्सो ही इज आ, ठीक है। लेकिन सही तरीका ये होता है, आप ऑल्सो को, जो आपका ऑब्जेक्ट पार्ट है, एक्शन पार्ट है, उस चीज़ से पहले लगाया करो। अब जैसे ये सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का, कि वो एक कट्टर हिंदू भी है, इसमें एक्शन तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और जो आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो, जो आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उस चीज़ से पहले आप लगाओगे। एंड ही इज ऑल्सो अ, क्या है वो, फेनेटिक हिंदू। फेनेटिक मतलब कट्टर। कट्टर के लिए और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, बट फेनेटिक इज वेरी कॉमन। सो ही इज ऑल्सो अ फेनेटिक हिंदू, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ अ फेनेटिक धोनी फैन, तो धोनी के पीछे पागल है भाई, ये कट्टर धोनी का भक्त है, ठीक है। ही कैन नॉट लिसन टू एनी बैड थिंग्स अबाउट धोनी, राइट, कि उसके बारे में इफ समवन इज टॉकिंग इल अबाउट हिम, सो ही कैन नॉट पुट अप विद दिस, ही लूजेस हिज टेम्पर, राइट। सो वो एक कट्टर हिंदू भी है एंड ही इज़ ऑल्सो अ फेनेटिक हिंदू। अच्छा गाइस, एक चीज़ और है, मैंने कई सारी चीज़ें, अभी कई सारी वीडियोस और रील्स इस तरीके की आ रही हैं, जहाँ पर खासकर तो रील्स में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिंपल इंग्लिश को बहुत मुश्किल बनाकर दिखाते हैं, और वो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में ही कुछ इस तरीके से बोलेंगे विच इज़ क्वाइट कैची एंड कन्फ्यूजिंग, कि हमें लगेगा यार ये कितनी बढ़िया बोल गया, लेकिन आपको नहीं पता बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ पूरा आता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में उसको पढ़कर अगर आप बोलते भी हो कैमरे में देखते हुए, तो वो भी चलता है। और कुछ टीचर्स तो हैं, उनके भी 2-2 3-3 लाख फॉलोअर्स हैं, लाख
फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, और मुझे 100% पता है कि वो यही चीज़ करते हैं। एक सिंपल सी सेंटेंस को पहले बोलेंगे, फिर कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, और फिर वो बहुत अच्छे तरीके से उस सिनेरियो को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ये हुआ, बहुत अच्छी वोकैबलरी और एकेडमिक इंग्लिश के साथ। वो स्पोकन इंग्लिश नहीं होती है दैट इज़ एकेडमिक इंग्लिश, ठीक है। और मुझे 100% पता है द काइंड ऑफ फ्लुएंसी, दे आर नॉट टेकिंग एनी ब्रेक एनी गैप वाइल स्पीकिंग, और वो एकदम फटाफट उसको बोल रहे हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज कि वो उसको सामने से पढ़ रहे होते हैं। अगर मैं हिंदी में भी बात करता हूँ, आई एम स्टिल गोइंग टू टेक मैनी पॉजेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में भी बोलते हुए हम पॉज लेते हैं, गड़बड़ करते हैं, फॉल्टर करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले कि हिंदी में मैं बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करता हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों के पीछे यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दीज थिंग्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंग्लिश इज जस्ट अ सिंपल लैंग्वेज। और एकेडमिक इंग्लिश के पीछे अपने आप को कंफ्यूज मत करो। हिंदी में भी जब हम लिखते हैं तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि इसके संक्षिप्त में व्याख्या करो, क्या हम इस तरीके से बोलते हैं? और अगर मैं किसी कोर्ट में चला जाऊं, किसी तहसील पर चला जाऊं, ठीक है, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एफिडेविट्स होंगे, उस पर जो हिंदी लिखी होगी वो मुझे और समझ में नहीं आएगी। बट डज दैट मीन कि आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी? नॉट एट ऑल। तो ये चीज़ है ना, आप लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना है, दूर। एंड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग वोकैबुलरी पार्ट, वोकैबुलरी वो पढ़ो, वो सीखो जो बहुत कॉमन है, जो बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉरेनर्स के साथ, नेटिव्स के साथ भी ये चीज़ होती है। इफ़ दे हियर समथिंग विच इज़ वेरी अनयूजुअल टू दैम, इफ समथिंग इज़ वेरी न्यू टू दैम, सो दे ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो उनको भी नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश को ज़्यादा ना हवा मत बनाओ दिमाग में, डोंट मेक अ फस आउट ऑफ इट। चलो, तो जब मैंने उन्हें बताया, जब के लिए वैन आएगा, सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब WH के बाद नहीं आएगी। मैंने उन्हें बताया, आई टोल्ड हिम, सो व्हेन आई टोल्ड हिम, मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। अगर मैं इसको बोलूँ कि व्हेन आई टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। और व्हेन आई टोल्ड हिम आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अगर मैंने वॉन्ट का वॉन्टेड कर दिया, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। और अगर मैंने वांट का वांट ही रखा तो ये डायरेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। दोनों तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट होता तो शायद हम उसको चेंज भी कर देते, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आई तो आई ही रहेगा, करेक्ट। अगर ये बात कोई और बताए कि भाई उसने मुझे बोला कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसका इंडायरेक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो शी सेड शी वॉज गोइंग टू द मार्केट बन जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते, तो बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट, ठीक है। सो व्हेन आई टोल्ड हिम आई वांट टू गेट मैरिड, पहले तो उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई। पहले को हम क्या बोलते हैं? एट फर्स्ट, इन द बिगिनिंग, ठीक है। इन द स्टार्टिंग नहीं बोलना है, इन द बिगिनिंग बोल सकते हो, शुरू शुरू में, वो अलग सेंस जाएगा, जैसे इनिशियली होता है। सो इनिशियली और इन द बिगिनिंग आर काइंड ऑफ सेम। लेकिन एट फर्स्ट, शुरुआत में, पहले, तो ये थोड़ा सा छोटे टाइम पर दिखाता है, एट फर्स्ट, ठीक है। नॉर्मली उसी तरीके से यूज़ होगा ये, जैसे इन द बिगिनिंग होता है, इनिशियली होता है, वैसा ही एट फर्स्ट भी है। एट फर्स्ट, पहले, उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर इट, ठीक है। हैप्पी के साथ क्या प्रेपोजिशन लगेगी? टू। कोई चीज़ करके अगर खुशी होती है, हैप्पी के साथ बहुत सारी प्रेपोजिशन लगती हैं, जैसे आई एम हैप्पी फॉर यू, ठीक है। आई एम हैप्पी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर खुश हूँ कि अगले महीने मुझे प्रमोशन मिलेगा, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। और यहाँ पर एक्शन, कि उनको ये चीज़ करके खुशी मिली, जैसे आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी मिली, तो उनको सुनकर खुशी मिली, इसीलिए हैप्पी के साथ टू आया। ये बहुत ही सटल चीज़ है, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ पर हम अभी क्लासेस में काम भी कर रहे हैं, बहुत प्रोफाउंडली काम कर रहे हैं, कि किसी काम को करने से, किसी काम को करने में, राइट। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा प्रोफाउंडली समझ रहे हैं इन दिनों। सो एट फर्स्ट, शुरू में, ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर इट, उनको ये चीज़ सुनकर बहुत खुशी मिली। जब उन्हें पता चला कि वो मुस्लिम है, मतलब जिस लड़के से के बारे में इसने बताया, तो जब उन्हें पता चला, व्हेन ही गॉट टू नो, या फिर व्हेन ही फाउंड आउट, यहाँ पर दे की जगह ही होना चाहिए। सो फाइंड आउट की सेकंड फॉर्म बन गई फाउंड आउट, और गेट टू नो की फॉर्म बन गई गॉट टू नो, अगर गेट टू नो का आप यूज़ करते हो तो। सो व्हेन ही गॉट टू नो या फिर व्हेन ही फाउंड आउट, राइट, दैट ही इज़ अ मुस्लिम, कि वो एक मुस्लिम है,
ठीक है, मतलब जिससे शादी की बात करने वाली है, तो वो हैरान रह गए। सो ही वॉज टेकन अबैक। टू टेक अबैक का मतलब होता है एकदम शॉक्ड हो जाना, ठीक है, हैरान हो जाना, भौचक्के हो जाना, ठीक है, लाइक यू वर कॉट ऑफ गार्ड, इस तरीके से। सो ही वॉज टेकन अबैक। आई ओपन द डोर एंड आई सॉ माई फादर वॉज स्टैंडिंग देयर एंड आई वॉज टेकन अबैक, ठीक है। सो ही वॉज टेकन अबैक बन गया। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। लेकिन मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। देखो, किसी को समझाना या मनाना, जब हम किसी को मनाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर हम परसुएड का यूज़ करते हैं नॉर्मल टर्म में। जो कन्वेंस होता है, कन्वेंस है कि आप अपना पॉइंट सही समझाने की कोशिश कर रहे हो और आप उसको ये जो वो मान नहीं रहा है उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आई एम ट्राइंग टू कन्वेंस कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं किसी को कोई काम करने के लिए मना रहा हूँ, तो वहाँ कन्वेंस की जगह हम यूज़ करते हैं परसुएड। समझ रहे मेरी बात? ठीक, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे परसुएड, ना कि कन्वेंस। नेक्स्ट, मैंने उन्हें ज़हीर से मिलने के लिए मनाया। अगेन आई परसुएडेड हिम। अब मैंने किसी काम को करने के लिए मनाया, राइट? तो यहाँ पर फिर से हमने परसुएड वर्ड का यूज़ किया। सो आई परसुएडेड हिम टू मीट ज़हीर। और परसुएड बहुत कॉमन वर्ड है। इट्स नॉट लाइक कि अगर हमने सुना नहीं है, हमने कन्वेंस से सुना है, सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश, राइट? कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सिर्फ एक ही टर्म सुना हुआ है, बट दैट इज़ इनकम्प्लीट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीट। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। अगर मैं सिर्फ बीट का बोलूँ कि आई विल बीट यू टुमारो, ये सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कल पीटूंगा। इसका मतलब है कि मैं उसको किसी चीज़ में हराने की बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ में पछाड़ने की बात कर रहा हूँ। तो बीट का मतलब पीटना होता ही नहीं है। अगर मैं किसी को फिजिकली पीटने का सेंस लगाऊं, तो मैं वहाँ पर अप लगाऊंगा, बीट अप, राइट? आई विल बीट यू अप। तो अगर मैंने अप लगाया तो इसका मतलब है कि मैं उसको पीटूंगा, राइट? तो क्या ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दैट वी हैव नॉट लर्नड एंड दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, दिस इज़ आवर एजुकेशन प्रॉब्लम, ठीक है? तो सेम परसुएड के साथ भी है। तो परसुएड ज़्यादा यूज़ आपको मिलेगा इफ़ यू वॉच एनी इंग्लिश मूवी, इफ़ यू रीड एनी इंग्लिश बुक, तो यू आर गोइंग टू सी दैट। सो आई परसुएडेड हिम टू मीट ज़हीर। ज़हीर से मिलने के बाद उन्हें समझ आया कि वो एक अच्छा इंसान है। किसी काम को करने के बाद, अगर देखो एक ही सब्जेक्ट है और दो काम हो रहे हैं, उसमें बाद का सेंस आ रहा है एक्शन के साथ, तो हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ज़हीर से मिलने के बाद उन्हें समझ आया कि वो एक अच्छा इंसान है। कौन मिला? इसके पापा। समझ में किसको आया? इसके पापा को। तो एक ही सब्जेक्ट है ना। सो आफ्टर मीटिंग ज़हीर ही अंडरस्टूड। ज़हीर से मिलने के बाद वो समझ गए, तो मिले भी वही, समझे भी वही, दैट ही इज़ अ गुड पर्सन, कि वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है? अगर मान लो दो सब्जेक्ट हो गए, पापा के आने के बाद मैं खेलने चला गया था। आए कौन? पापा। खेलने कौन गया? मैं। तो लोगों को लगता है यहाँ पर भी आफ्टर प्लस आईएनजी लगा देते हैं, आफ्टर कमिंग माई फादर। ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर आफ्टर के बाद दूसरा सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, आफ्टर माई फादर केम आई वेंट टू प्ले, ठीक है? चलो, हमने ये बात कुछ समय तक अपने तक ही रखी, ठीक है? कोई चीज़ अपने तक रखने को होता है कीप इट टू अवर सेल्फ। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है अवर सेल्फ, VES, और F भी होता है अवर सेल्फ, ठीक है? ऐसे ही योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है। कई लोगों को इसमें ही कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। यू के अंदर दो लोग आते हैं, ठीक है? यू के अंदर दो लोग आते हैं। जैसे मतलब यू के अंदर दो चीज़ें आती है। एक तो सिंगल पर्सन भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा राहुल खड़ा है मेरे सामने, मैंने कहा तुम खुद जाकर देख लो, यू गो एंड चेक बाय योर सेल्फ, तो वहाँ पर F लगेगा। और अगर यू के अंदर एक से ज़्यादा लोग हैं, मेरे सामने तीन लोग खड़े हैं, मैंने कहा काम करो तुम तीनों जाओ, यू गो एंड चेक योर सेल्फ, तो VES लगेगा, ठीक है? इसी तरीके से ही अगर मैं सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ कि उन्हें खुद उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? या फिर अगर मैं हमारी बात करूं, हमें खुद, ठीक है? तो वहां पर अगर ज़्यादा लोग हैं, हम सब, तो VES लगेगा, ठीक है? और अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं, अगर किसी को सफल होना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम सक्सेसफुल दे हैव टू वर्क हार्ड। तो अ पर्सन के साथ मैंने दे लगाया क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू नो दे हैव टू सर्च बाय देमसेल्फ, ठीक है? तो वहाँ F लगेगा,
करेक्ट। तो देम सेल्फ, इसमें ये फ़र्क होता है। अगर दे में ज़्यादा लोग हैं तो VES, दे में अगर एक बंदा है और जेंडर डिफाइन नहीं है तो F। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हर तरीके से जो इसके सटल्टीज़ हैं वो समझ में आनी चाहिए। सो वी कीप इट टू आवर सेल्स फॉर सम टाइम, क्योंकि हम परिवार के मामलों को लेकर हमेशा बहुत गोपनीय रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना तो भूल गया। यहाँ पर आवर सेल्स जो VES है, इसमें F नहीं लगाना है। देम सेल्फ, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। योर सेल्फ, लेकिन अवर का नहीं है सेंस, ठीक है, अवर सेल्स ही है। चलो, तो हम परिवार के मामलों को लेकर हमेशा बहुत गोपनीय रहे हैं। हम किसी कंडीशन में रहे हैं तो वी हैव बीन, हमेशा से रहे हैं, ऑलवेज लग जाएगा। वी हैव ऑलवेज बीन क्या रहे हैं, बहुत गोपनीय, मतलब सीक्रेटिव। अगर कोई इंसान नहीं बताता है किसी अपने प्लान को, किस चीज़ को, तो वी कॉल दैट पर्सन अ सीक्रेटिव वन। और अगर मैं कहूँ कि भाई वो अपने करियर को लेकर, अपने प्लान को लेकर बहुत सीक्रेटिव है, तो फिर वहाँ अबाउट का यूज़ करते हैं। ही इज़ वेरी सीक्रेटिव अबाउट हिज प्लान्स, राइट। सो बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन वेरी सीक्रेटिव अबाउट फैमिली मैटर्स, तो यहाँ पर भी अबाउट लगा कि अपने परिवार के मामलों में, अपने परिवार के मामलों को लेकर हम बहुत सीक्रेटिव रहे हैं। जब मेरे घर वालों को यकीन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने किसी काम को करने के लिए नहीं मनाया, अब वो कन्वेंस हो गए। यहाँ पर परसुएड नहीं लगाना है, यहाँ कन्वेंस लगाना है। समझ रहे हो? जब मैं किसी को कोई काम करने के लिए मनाता हूँ परसुएड, वो उस चीज़ को मान गए, समझ गए, तो वो कन्वेंस हो गए। सो व्हेन माय फैमिली बिकेम कन्वेंस या फिर गॉट कन्वेंस, दोनों चलेंगे, कि ज़हीर मेरे लिए सबसे अच्छा है, दैट ज़हीर इज़ बेस्ट फॉर मी। ये सारे डायरेक्ट सेंटेंस में बात हो रही है। अगर मैं यहाँ इसकी जगह वॉज लगा दूँ ना, दैट ज़हीर वॉज बेस्ट फॉर मी, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज़ को समझना। चलो, तब हमने सबको बताना शुरू किया। देन वी स्टार्टेड टेलिंग एवरीवन। अब यहाँ पर स्टार्ट प्लस ING आया कि कोई काम करना शुरू कर देना, राइट, स्टार्ट प्लस ING। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म लगेगी, स्टार्टेड बन गया। सो देन वी स्टार्टेड टेलिंग एवरीवन, तो हमने सबको बताना शुरू कर दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आजकल लोग अपने कामों में उलझे हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं, उलझे हुए हैं। इस उलझने को क्या बोलते हैं, एंटेंगल। और यहाँ पर कंडीशन की तरह यूज़ होगा ये, कि लोग उलझे हुए हैं। नाउ डेज, इन दिनों, आजकल, पीपल आर एंटेंगल्ड, और एंटेंगल्ड के साथ प्रेपोजिशन लगती है इन, किसी चीज़ में। यहाँ पर विद नहीं आएगा, बिजी विथ, राइट, स्वॉम्ड विथ, एंटेंगल्ड इन, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या लगती है एंटेंगल के साथ, इन, किसी चीज़ में। विद नहीं लगाना है। बिजी या स्वॉम्ड के साथ हम विद लगाते हैं। किसी चीज़ में आप बिजी हो, उलझे हुए हो, तो नहीं लगाएंगे। सो नाउ डेज पीपल आर एंटेंगल्ड इन देयर वर्क, इन देयर ओन वर्क, राइट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। प्रेपोजिशन मैंने बताई दिया, एंटेंगल का यूज़ बताई दिया है। कंडीशन की तरह यूज़ करोगे, पीपल आर एंटेंगल्ड। और अगर आप इसको वैसे एक्शन में यूज़ करोगे तो भी आप कर सकते हो कि ही एंटेंगल्ड मी इन हिज वर्ड्स, उसने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया, ठीक है। उनके पास दूसरों के मामले में दखल देने का समय ही नहीं है। सो दे डोंट हैव टाइम टू मेडल इन अदर्स मैटर्स। मेडल यूज़ नहीं करोगे, मेडल भी बहुत कॉमन वर्ड है, मेडलिंग, मेडलर, राइट, दखल देने वाले को ऐसे भी बोलते हैं। और नॉर्मल वर्ड है इंटरफेयर। सो दे डोंट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं है। हैव पोजेशन की तरह यूज़ होता है, पोजेशन के लिए यूज़ हुआ है एक्शन की तरह। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, आई हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। तो डू छुपा हुआ रहता है और डज छुप जाता है, ही हैज़। तो हैव के अंदर डज छुपा हुआ है। आई हैव बीन सेइंग द सेम थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। सो दे डोंट हैव टाइम टू इंटरफेयर, किसमें, इन अदर्स मैटर। इंटरफेयर के साथ भी क्या प्रेपोजिशन लगाते हैं, इन। लेकिन हर चीज़ में इन नहीं लगेगा, राइट। किसी चीज़ को करने में, मुझे इस काम को करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। सो आई हैव डिफ़िकल्टी इन डूइंग दिस, गलत हो जाएगा, आई हैव डिफ़िकल्टी विद दिस। या फिर एक्शन लगाओगे तो सिंपल ING, आई हैव डिफ़िकल्टी डूइंग दिस। नॉर्मल कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप पोजेशन की बात करते हो, आई हैव डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पर हम इन नहीं लगाते हैं। अगर मैं यहीं पर फेस का यूज़ कर दूँ, आई फेस मैनी डिफ़िकल्टीज इन डूइंग दिस, बिल्कुल सही सेंटेंस है।
ठीक है जी। अगर आप फाइंड का यूज़ करोगे तो सेंटेंस को तोड़ना पड़ेगा, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस, फिर टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में यू हैव टू वर्क रैशनली, स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप इस चीज़ को बार बार बोलोगे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्पोकन। देखो सब लोग ना स्टार्टिंग का जो पार्ट है इस पर जंप मार देते हैं कि इसको छोड़ दो, ये तो बेवकूफ़ों वाली चीज़ है, ऐसे नहीं आती है इंग्लिश। अरे यार, बेवकूफ़ों वाली चीज़ आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई आप बिना ट्यूब लगाए समुद्र में कूद जाओ तो आपको स्विमिंग आ जाएगी, है ना, कि ट्यूब लगा कर तो आती नहीं है, ऐसे आप वॉल को पकड़ कर पैर चलाओगे, ऐसे थोड़ी ना सीखते हैं। ये कैसा स्टूपिड आइडिया है। सीखना तो ऐसे ही पड़ेगा। फिर आप ट्यूब को हटाओगे, थोड़े कम पानी में तैरोगे, फिर थोड़े गहरे पानी में तैरोगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप समुद्र में कूदो, है ना। तो इसी तरीके से मैं बार बार बोलता हूँ, पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सेंटेंस की फॉर्मेशंस को समझना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका सेंटेंस सही होगा, एंड देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। दिस इज द जर्नी। चलो, एंड दे डोंट हैव टाइम टू इंटरफेरेंस इन अदर्स मैटर। अदर्स के एस लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि अगर कोई भी प्लूरल टर्म ऐसी है जिसमें एस लगता है और उसमें आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है तो एस के बाद लगेगी, जैसे बॉयज़ हॉस्टल्स, गर्ल्स मीटिंग, इस तरीके से, ठीक है। सो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।